नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं आज एक नई कहानी लेकर के, जिसका नाम है चरित्रहीन। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरीके की कहानियां जो हर रोज मैं लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। मैं उल्टा हूँ, पतिता हूँ, आवारा हूँ, चरित्रहीन हूँ, कुल का नाम डुबो दूंगी। मेरा जन्म हुआ ही क्यों, सबको लजाने के लिए, मुंह छिपाने के लिए मैं, लेकिन करूं तो क्या करूं। माता पिता के कहने से अगर घर के काम करती हूं तो लोग मुझे अनपढ़ गंवार कह करके दुत्कार जाते हैं। पढ़ने स्कूल जाती हूं और कुछ हासिल कर लेती हूं तो लोगों को दिक्कत आ जाती है कि इसे पढ़ाया क्यों, इसकी एक जुबान ही काफी थी, दूसरी क्यों दे रहे हो। मैं गोरी सुंदर फीचर्स वाली हूँ तो सड़क पर चलना भारी कर देते हैं मवाली लड़के। उनकी छोड़ो, अधेड़ और वृद्ध भी नहीं छोड़ते मुझे। खुदा ना खास्ता जो मैं काली बदसूरत हूँ तो माँ बाप उम्र भर खून के आंसू बहाते रहते हैं कि इस करम जली को कौन ब्याह के ले जाएगा। भूल से कोई शादी कर भी लेता है तो सारी जिंदगी ताने मार मार करके जीना मुहाल कर देता है। अगर मेरे औलाद लड़का हो जाए तो फिर भी गनीमत है, पर अगर लड़की हो जाए तो सबकी नाराजगी झेलनी पड़ती है, जैसे ये गुनाह मैंने जानबूझ करके किया हो। पहली बार तो ये गुनाह है, ये समझाया किसने। दूसरी बात, क्या लड़का या लड़की होना किसी के अपने हाथ में है, और अगर है भी तो क्या सब लड़के ही पैदा नहीं करेंगे। फिर एक दिन ऐसा भी जाएगा जब लड़के पैदा करने के लिए भी लड़कियां नहीं बचेंगी। कितनी आसानी से सब मुझ पर आरोप लगा लेते हैं, मेरे चरित्र पर उंगली उठाते हैं। हाथ नहीं कांपते लोगों के, दिल में डर नहीं लगता भगवान से। मैं घर संभालूं, सबके लिए खाना बनाऊं, घर की साफ सफाई करूं, मेहमान नवाजी करूं, पति को खुश रखूं, सास ससुर की सेवा करूं, बच्चों को पालूं, कोई बीमार हो उसकी सेवा शुश्रूषा भी करूं, जरूरत पड़े तो बाहर जाकर के नौकरी करके कमा के भी लाऊं, पर जरा सी भी ऊंच नीच होते सब बातों का दोष अपने माथे भी मैं ही लूं। ये कैसी अजीब दास्तान है मेरी। क्या आप जानना चाहेंगे मैं कौन हूं? क्या कहा? जानते हैं, भली भांति जानते हैं, जानेंगे क्यों नहीं। आपने ही तो मुझे ये चरित्रहीन, कुल्टा और व्यभिचारिणी जैसे नाम दिए हैं। अरे गरम मत होइए, जानती हूँ सब ऐसे नहीं हैं, पर हैं तो जरूर, और केवल पुरुष ही नहीं, स्त्रियां खुद भी इसमें शामिल हैं। कहते हैं अगर एक स्त्री ही दूसरी स्त्री का दर्द समझ ले तो स्त्रियों की काफी समस्याएं खुद ही खत्म हो जाएंगी। मगर दुख की बात है कि ऐसा नहीं होता है। सबसे ज्यादा बैर वही आपस में रखती हैं, सास ननद जेठानी दौरानी तो फिर भी शादी के बाद बनती हैं, पर माँ बहन भाभी सहेली तो पहले से ही मिल जाती हैं। पर मजाल है वो आपस में तुलना ना करें, और जहाँ तुलना में एक कम और दूसरा ज्यादा दिखता है, लड़ाई झगड़ा आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है, और फिर आरंभ होता है एक अंतहीन युद्ध, जिसकी अग्नि में सब झुलसते हैं। दरअसल होता यह है कि जहां समस्या है वहीं समाधान भी जरूर होता है, पर जानबूझ करके हम उससे बचते रहते हैं और सारी जिंदगी दुखी हो करके काट देते हैं। थोड़ा सा सामंजस्य, सूझबूझ और सहनशीलता जिंदगी को कितना खूबसूरत बना सकती है, इसका अंदाजा ही नहीं है किसी को। बस एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करके हम अपनी निर्दोषिता साबित करते रहते हैं, जो सरासर गलत है। देखते हैं
चरित्रहीन में जिसकी प्रमुख नायिका निर्मला देवी हैं, जीवन के 70 बसंत देख चुकी हैं, सब तरह के खट्टे मीठे अनुभवों से गुजरती उनकी जिंदगी बहुत ही चुनौतीपूर्ण रही है। कहां से शुरू किया जाए उनकी जिंदगी की दास्तान को, जिसे थपेड़े अधिक और दुलार बहुत कम नसीब हुआ है। वो कहते हैं ना, जिंदगी का कुछ पलों का प्यार सारी जिंदगी की दुत्कार पर हावी पड़ सकता है। क्या निर्मला देवी को वो प्यार किसी से मिला, या वो आखिरी सांस तक उस प्यार के लिए तड़पती रही? क्या वो वाकई इतनी बुरी, गलत और चरित्रहीन ही थी जितनी लोग यहाँ तक कि उनके सगे संबंधी और घरवाले समझते थे, या हकीकत कुछ और थी? तो चलिए देर ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। मारो मारो बचने ना पाए, बदमाश औरत है ये, कब्र में पांव लटकाए बैठी है, पर रंगीन मिजाजी में कमी नहीं है। कैसे बरगलाती है जवान रेहड़ी वालों को, कोई दया खा करके कुछ खाने को दे जाता है तो कोई पहनने को। जादूगरनी है पूरी। विशाल ने देखा कई आदमी, लड़के और यहाँ तक कि बच्चे भी किसी को कंकड़ पत्थर और डंडों से मारना चाह रहे थे। उसे आश्चर्य हुआ देख करके कि वो एक वृद्ध सी महिला थी जो बिल्कुल खस्ता हाल हो रही थी। डरी हुई, सहमी सी, फटे कपड़े पहने खुद को बचाने की असफल कोशिश करती हुई और रोते हुए कुछ बड़बड़ाए जा रही थी। तेजी से भीड़ से घुस करके विशाल ने उन्हें रोका और चीखा, क्या कर रहे हैं आप सब? दिमाग तो खराब नहीं हो गया है आपका? क्यों एक असहाय औरत पर हाथ उठा रहे हैं? तेरी सगी लगती है क्या? कोई भीड़ में से चिल्लाया। जानता भी है ये औरत कितनी चरित्रहीन है, बदनुमा दाग है हमारे समाज पर, लेकिन इन्होंने क्या किया है? तुम लोगों को किसने बताया इनके चरित्र के बारे में? परेशान होते हुए विशाल बोला। सभी कहते हैं बताने की क्या जरूरत है, उनमें से एक बोला। तो अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कहूंगा तो सब मान जाएंगे, विशाल गुस्से से कांपते हुए बोला। उस समय उनके पास कोई जवाब ना था और वो इधर उधर बगलें झांकने लगे। तभी उनमें से एक अधेड़ उम्र वाला व्यक्ति बोला, अगर ये ठीक होती तो यहाँ क्यों पड़ी हुई है? स्टेशन के बाहर अपने घर होती ना। ऐसी औरतों का यही हश्र होता है। कैसी औरतों का? विशाल बौखला गया था। बिना जाने पहचाने किसी पर भी इल्जाम लगाते आपको शर्म नहीं आती है? कल को तुम्हारे घर की किसी औरत के साथ ऐसा हो जाए तो? जुबान संभाल करके बोले महोदय, हमारे घर की महिलाएं सभ्य हैं, वो ऐसा कोई काम नहीं कर सकती। लोग बताते हैं ये बहुत रंगीन मिजाज थी, बुढ़ापे में इश्क करने चली थी, तभी इसके अपने सगे बच्चों ने इसे घर से निकाल दिया। चुप रहें। विशाल चौंका जरूर था उनकी बात पर, लेकिन उसने देखा वो औरत बेहोश होने वाली थी। उसने दौड़ करके उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। माँ जी, वो चिल्लाया। संभाल कर। वो वृद्धा उसके हाथों में झूल गई। गौर से देखा था विशाल ने, उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। खिचड़ी से उलझे हुए बाल, धसी हुई आंखें, सूखे ओंठ और चिपके हुए गाल। हालांकि देखने से लग रहा था कि उसका रंग काफी गोरा रहा होगा और उसकी गंभीरता बता रही थी कि वो सेंसिबल भी होगी। चेहरे पर सारे जमाने का दुख समेटे हुए विशाल को वो औरत बहुत दुखियारी लगी, जिसे समाज के ठेकेदारों ने बिना सोचे समझे इल्जामों के मकड़ जाल में फंसा करके खत्म कर दिया था। ठीक है, इनसे मैं बात कर लेता हूँ, आप सब परेशान ना होइए, विशाल ने कहा तो सब बड़बड़ाते हुए तितर बितर हो गए। अपने बैग से पानी की बोतल निकाल करके विशाल ने उस वृद्धा के चेहरे पर कुछ पानी को छिड़का। उसे होश आ गया। कमजोरी से आंख खोलते ही वो खुद को विशाल के हाथों में देख करके सहम गई और छिटक करके दूर हो गई। मुझे माफ कर दें साहब, वो विनती करने के अंदाज में बोली। आप ठीक तो हैं माँ जी? विशाल ने पूछा तो वो जैसे आसमान से गिरी, चौंक के उसे देखा। माँ जी, यही कहा आपने? उसकी आंखों में प्रश्न था। आप फिक्र न करें माँ जी, मैं विशाल हूँ, आपके बेटे जैसा हूँ।
विशाल ने कहा तो उसके चेहरे पर हजारों बल्ब जल उठे खुशी और सुकून के। शायद तरस गई थी किसी के मुंह से ये शब्द सुनने के लिए। ओ, मैं आपको आपके घर छोड़ आऊंगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें, विशाल ने कहा और अचानक उसका चेहरा अंधेरी की उदासी में डूब गया। विशाल ने नोटिस किया कि वो धक से रह गई, जैसे कांप गई हो। कोई बुरी बात सुन करके उसके चेहरे पर भय चित्रित हो उठा। डरिए नहीं माँ जी, आप जहां कहेंगी वहां चलूंगा आपको लेकर के, वो उसे आश्वस्त करते हुए बोला। लेकिन वो वृद्धा अब वहां से जाने को हुई तो अचानक विशाल ने उसका रास्ता रोक लिया। माँ, मुझे छोड़ करके मत जाएं प्लीज, विशाल ने मनुहार की थी उस वृद्धा से और वो भौचक्की हो करके रुक गई थी। पलट के विशाल को नजर भर करके देखा था उसने। उसकी आंखों में सरलता और सच्चाई की झलक थी, उसकी आवाज में करुणा और विनय थी। लड़खड़ाती आवाज में वो बोली, तुमने मुझे माँ कहा। विशाल ने डबडबाई आंखों से उसे देखा और स्वीकृति से सिर हिला दिया। एक बार फिर से बोलो, कितना मधुर एहसास है ये शब्द सुनना। अरसा हो गया बेटा किसी ने मुझे माँ कहा हो, मेरे कान तरस गए, बस उल्टा कंचड़ चरित्रहीन ही सुनती आ रही हूँ खुद के लिए। अब तो मुझे भी यकीन होने लगा था कहीं मैं वो ही तो नहीं। वो शून्य में ताकती बोले जा रही थी और विशाल अवाक हो करके उसके दिल की व्यथा को सुन रहा था। मेरा कोई नहीं है माँ, क्या आप मेरे साथ मेरे मकान में चल करके उसे घर बनाएंगी? विशाल ने कहा तो वो भाव विहल हो उठी। मुझे चिकोटी काटो, मैं सपना तो नहीं देख रही। फिर एकाएक वो पलटी, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, तुम एक नेक लड़के लगते हो, मेरे दुर्भाग्य की परछाई कहीं तुम्हारे पीछे ना लग जाए। कैसी बातें करती हैं माँ, कहीं बच्चों को माँ की बद्दुआ भी कभी लगती है, वो भी दुआ बन जाती है उनके लिए, विशाल ने कहा और उसका झोला अपने हाथ में ले लिया और अधिकार से बोला, आप मेरे साथ चल रही हैं बस, अब मैं कुछ ना सुनूंगा। फिर वो दोनों मंत्रमुग्ध से अपनी अपनी तकदीर को धन्यवाद देते एक दूसरे के साथ चलते गए। तभी एक ऑटो वाला दिखा और विशाल ने उसे आवाज दे करके रोक लिया। गोविंदपुरी चलोगे? विशाल ने पूछा। आइए, कहते हुए उसने उन्हें बिठाया और मीटर चालू कर दिया। एक बार उसने पीछे मुड़ करके उन दोनों को देखा, कुछ अजीब से भाव थे उसकी आंखों में। ये आदमी तो अच्छे घर का पढ़ा लिखा सा लगता है, पर ये औरत कैसी फटे हाल है, क्या संबंध होगा इन दोनों का? विशाल मानो समझ गया था। माइंड योर ओन बिजनेस, उसने रुखाई से कहा। नो मैटर, इट्स वेरी कॉमन फॉर मी। अचानक वो वृद्धा बोली और विशाल के साथ वो ऑटो वाला भी चौंक गया। इस बार समझ गया था कि कोई वक्त की मारी है ये महिला, बुरा वक्त किसी को भी क्या ना दिखा दे भला। कुछ ही देर में रिक्शा एक साधारण से मकान के आगे रुक गई। यूनिट्स थी शायद। वो विशाल ने ऑटो वाले को पैसे दिए और वृद्धा का हाथ थामे सीढ़ियां चढ़ने लगा। आप अपना झोला मुझे दे दें, 2 मंजिला चढ़ना है, अभी थक जाएंगी, विशाल ने कहा तो वो मुस्कुरा दी। कितने भोले हो तुम बेटा, जो बोझ बदनामी और अकेलेपन का मैं ढो रही थी अभी तक, उसके सामने ये क्या है? सही कह रही हैं, लेकिन अब और नहीं, अब आप अपने बेटे के साथ हैं, प्लीज आगे से कभी खुद को अकेला ना कहें और किसी की इतनी मजाल नहीं जो आपकी तरह फांक उठा के भी देख सके। कौन कहता है कि दुनिया में अच्छे लोग नहीं होते हैं? वो औरत बड़बड़ाई। कुछ लोग तो खून के रिश्तों से भी अधिक अपने और सगे होते हैं। मेरे किन पिछले जन्मों के संचित पुण्य कर्म हैं कि मुझे तुम मिले हो बेटा। विशाल तब तक कमरे का ताला खोल करके अंदर आ गया था। बिल्कुल साधारण सा एक कमरा जहां जमीन पर बिस्तर लगा था, एक तरफ कुछ किताबें पेन पेपर रखे थे, दूसरी तरफ स्टोव पर एक भगोना और कुछ बर्तन फैले हुए थे। कहीं जूते मोजे, कहीं तकिया तौलिया पड़े हुए थे। हड़बड़ाते हुए विशाल कमरा ठीक करने लगा। वो वृद्धा मुस्कुराई, तू फिक्र ना कर बेटा, अब मैं आ गई हूँ, सब कर लूंगी। तो चलिए आप नहा धो करके फ्रेश हो जाइए, फिलहाल आप मेरा
धुला कुर्ता पहन लें, शाम को मैं आपके लिए कुछ साड़ी वगैरह ले आऊंगा। परेशान ना हो बेटा, मेरे पास कुछ है, उन्हें धो लूंगी फिर पहनने लायक हो जाएंगे, वो संकोच से बोली। इस समय मुझे इजाजत दे माँ, मुझे काम पर जाना है, आप कुछ खा पी लेना, शाम को मिलता हूँ जल्दी, तब सारी बातें इत्मीनान से करेंगे। विशाल को जाने की जल्दी थी, वो उसे कमरे में छोड़ करके चल दिया और वो भौचक्की सी किस्मत के इस खेल को समझने की कोशिश करने लगी। ऐसा क्यों होता है अक्सर ही, और शायद हर एक की जिंदगी में जो चाहते हैं वो मिलता नहीं और जो मिलता है उसे हम चाहते नहीं। हमेशा एक अधूरी प्यास बनी रहती है जिंदगी में, कुछ और पाने की। जैसे जैसे चीजें मिलती जाती हैं उनकी वैल्यू कम होती जाती है और दिल उन चीजों के लिए आकर्षित होने लगता है जो उस वक्त नहीं होती पास। निर्मला भी शायद किसी ऐसी ही दौड़ में फंस गई थी अपनी जिंदगी में जिसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी उसे। आज सब कुछ याद आ रहा था और पछतावा भी हो रहा था कि उसने सर्विस क्यों ज्वाइन की, जबरदस्ती सारे घर की नाराजगी मोल ले करके। और फिर क्या हुआ, एक एक करके सब दूर होते गए उसकी जिंदगी से और वो बिल्कुल तन्हा होती गई, बेजार परेशान अपनी जिंदगी से। कितनी बार उसने मरने की भी कोशिश की थी पर भगवान ने उसे हर बार बचा लिया। जिसकी जितनी सांसें लिखी हैं भला वो उससे पहले कैसे जा सकता है। आज तो उसे विशाल से मिल करके ऐसा बिल्कुल ही लग रहा था। कल तक वो इधर उधर भटक रही थी, लोगों की गालियां सुनती, भूखे पेट सोती, ठंड और गर्मी झेलती, सड़क के जानवरों के साथ सामंजस्य बैठा रही थी। और आज अचानक ये लड़का विशाल भगवान का देवदूत बन करके उसकी जिंदगी में प्रकट हो गया और उससे माँ बेटे का रिश्ता भी कायम कर लिया। ऐसे कोई करता है क्या? किसी अनजान सड़क की बुढ़िया को उठा करके अपने घर की मालकिन बना दिया, अपनी माँ बना दिया, ना जान ना पहचान, और अपना कमरा मुझे यूं ही सौंप के चला गया। निर्मला नहा धो करके विशाल के बनाए छोटे से मंदिर में बैठ गई थी। एक छोटे से कमरे में एक आले में कुछ भगवान की तस्वीरें लगा रखी थी। विशाल ने पास ही दिया भी जलाया था। वो हाथ जोड़ करके उस परम पिता को धन्यवाद कर रही थी जिसने उसे विशाल से मिलवा दिया था। कितना संस्कारी लड़का है, जरूर इसकी माँ ने कोई पुण्य किए होंगे किसी जन्म में जो ऐसी औलाद मिली, नहीं तो महानगरों में अकेले रहते लड़के कैसे होते हैं वो खूब जानती थी। आए दिन समाचार पत्र पत्रिकाओं में न्यूज में सुनती देखती रहती थी। वो कहीं प्रेमी ने प्रेमिका को 10 टुकड़े में काट करके फ्रिज में रखा और दूसरी से शादी रचाई, तो कहीं अकेले रहते लड़के की कार की डिग्गी में अधनंगी लड़की का शव बरामद जैसी खबरें ही सुनती रहती थी। वो अब भले ही कुछ समय से सड़क पर थी पर पहले तो ये सब खबरें सामान्य बात थी। अचानक निर्मला के मन में तुलना होने लगी। उसे अपना खुद का बेटा शेखर याद आया। कितना अड़ियल रवैया था उसका चीजों को समझने और परखने का। कभी समझ ही ना पाया था वो अपनी माँ निर्मला को। हालांकि वो शुरू से ऐसा नहीं था। बचपन में तो निर्मला का पल्लू भी नहीं छोड़ता था पल भर को वो, पर बाद में पता नहीं उसे क्या हुआ। हाई स्कूल की पढ़ाई के बाद कॉलेज में क्या गया, रात ही रात में बदल गया था वो। निर्मला को आज भी ध्यान है वो दिन जब एक दिन वो अपने कुछ दोस्तों के संग घर आ गया था। अचानक बिना बताए और शेखर की छोटी बहन छाया नाश्ता पानी ले करके उसके दोस्तों के लिए चली गई थी। कितना भड़का था बाद में वो उन दोनों पर। आप खुद क्यों नहीं आई मेरे दोस्तों के सामने, इस छाया को क्यों भेजा? वो चीख रहा था। इसमें क्या बात है बेटा? वो आश्चर्य से बोली थी। भाई हो तुम उसके, जैसे तुम हो उसके लिए वैसे दूसरे लड़के भी उसके भाई ही हुए। जी नहीं, सारी दुनिया को आप भाई नहीं समझ सकती, वो चिल्लाया था। तुम्हारे साथ तुम्हारी ही तरह के दोस्त होंगे, कोई लफंग गंवार जंगली तो नहीं होंगे। फिर बात क्या है, आप नहीं समझेंगी। आपकी सय पर ही तो वो आई होगी वहाँ। जिसकी माँ ही ऐसी हो वो ऐसी ही होगी। क्या आश्चर्य है,
वो ये कह करके चला गया था और छोड़ गया था अपनी मां निर्मला को बुरी तरह हर्ट करके। बहुत बार कोशिश कर चुकी थी निर्मला की अपने भूतकाल को कभी वर्तमान पर हावी होने नहीं देंगी, पर कुछ यादें ऐसी होती हैं जिनकी स्मृतियां मानस पटल से कभी धूमिल होती ही नहीं। शायद कभी अभी तक दर बदर भटकती रही, हर समय लोगों की डांट फटकार सुनती आ रही थी, ना खाने का ठिकाना था ना रहने का। लेकिन आज ये विशाल क्या मिला उसे, जिंदगी में कुछ अस्थायित्व सा नजर आ रहा था जैसे, और दिमाग फिर अतीत के गलियारों में भटकने को व्याकुल हो उठा था। दिमाग में बार बार एक खाका खींच रहा था अपने बेटे शेखर का, और उसकी सीधी तुलना वो विशाल से कर रही थी। लगभग एक ही उम्र के होंगे दोनों, पर कहाँ उसका अपना खून शेखर और कहाँ ये विशाल जिसे सुबह तक वो कभी जानती भी ना थी, और अब कितना अपना सा लगने लगा था। उसे ध्यान आया अपना वो वक्त जब वो रिटायरमेंट के बाद पहले दिन घर आई थी अपने। बहुत शानदार विदाई पार्टी दी थी उसे उसके स्कूल वालों ने। कितने गिफ्ट से लदी हुई वो घर पहुंची जहां आराम से मरते दम तक रहने की उसकी ख्वाहिश थी। अब घर पहुंच के उसे बड़ा सुकून लगा था। पूरे 35 वर्षों रात दिन एक करके ये जॉब की थी उसने, तन मन से लगी रही काम में, घर परिवार का बैर मोल लिया। उसके पति सुदर्शन जी बहुत संतोषी जीव थे, खुद एक क्लर्की में पूरी जिंदगी काट दी। सारी उम्र प्रमोशन नहीं लिया कि ये शहर छोड़ करके ना जाना पड़े कहीं। किराए के छोटे से मकान में पूरी तरह संतुष्ट थे वो, पर निर्मला को छोटे छोटे बच्चों की बहुत फिक्र होती। जो हमें नहीं मिला वो हमारे बच्चों को जरूर मिलना चाहिए। फिर हमने पढ़ाई की है तो उसका कुछ उपयोग भी तो करें, खाली बैठे बैठे तो जंग ही लग जाएंगे दिमाग और शरीर में। बड़े भरे पूरे परिवार में ब्याही थी निर्मला। पति की भले ही छोटी सी नौकरी हो, पर ससुर जी की अच्छी धाक थी समाज में, बड़ा रुआब था उनका। उनकी सास एक धार्मिक महिला थी और निर्मला को भी वैसे ही बनाना चाहती थी। औरत जात को दब ढक के रहना चाहिए, जो पति कहे वो करना चाहिए। ज्यादा के लालच में वो भी खो बैठती हैं जो उसके हाथ में होता है। लेकिन निर्मला को उनकी ये सीख कभी नहीं भाती थी। वो पति के नाम की माला जपती, उन्हें भगवान समझ के पूजती, और उसके ससुर घर में एक कड़े अनुशासन वाले व्यक्ति दिखते, जबकि घर के बाहर उनकी अलग ही छवि मशहूर थी। बड़े रासिक मिजाज व्यक्ति थे, सुरा सुंदरी दोनों ही उनकी कमजोरी थी। बेटे लिहाज में कुछ ना बोलते, पत्नी ने तो उन्हें भगवान बना ही दिया था, पर निर्मला छटपटाती रहती, कभी मौका मिलेगा तो वो भी पैसा जरूर कमाएगी। उसके पति सुदर्शन कहते भी उससे, तुझे क्या पड़ी है शेखर की माँ, कहाँ नौकरी करने घर से बाहर जाएगी, जितना कमाएगी नहीं उससे ज्यादा गंवा देगी। वो चिढ़ जाती, ये भी कोई बात है, मैं कोई फिजूल खर्चे भी नहीं, मैं तो बच्चों के आगामी खर्चों को देखते हुए ऐसा सोच रही हूँ जी। क्या खर्च हैं बच्चों के, यही पास के स्कूल में पढ़ लेंगे दोनों, अभी तो कितने छोटे हैं। तुम निश्चिंत रहो, ना तुम्हें कुछ करना है ना दूसरे को कुछ करने देना है। मुझे अगर मौका मिला तो मैं छोड़ूंगी नहीं, कहे देती हूँ। और अक्सर वो जॉब के लिए अप्लाई करने लगी थी। पढ़ी लिखी थी ही, बहुत जल्दी उसकी सरकारी स्कूल में बतौर अध्यापिका नौकरी लग गई। निर्मला की खुशी का ठिकाना ना था जब नियुक्ति पत्र उसके हाथ लगा, और अच्छी बात यह थी कि उसके अपने ही शहर में उसे पोस्टिंग भी मिल गई थी। वो अलग बात है कि घर से कोई ज्यादा खुश नहीं था उसकी नौकरी की खबर सुन करके। सास ने अपनी बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए कहा, अब इस उम्र में मैं इसके बच्चों को देखूंगी या खुद को। ससुर का कोई सरोकार नहीं था उनसे, तुम्हारी अपनी जिंदगी तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। पति सुदर्शन चुप हो गए थे, उनके समझाने का वैसे भी उस पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता था। आसान नहीं था निर्मला के लिए नौकरी करना। एक औरत की जॉब उसके परिवार वालों के सहयोग पर निर्भर करती है, जो उसे किसी कीमत पर नहीं मिल पाता था। शेखर और छाया अभी बहुत छोटे थे। सुदर्शन उनके पिता अपनी पत्नी से खफा रहते थे कि उसने ये सर्विस क्यों ली जब घर को उसकी ज्यादा जरूरत थी। सास ससुर को उसके निर्णय से कोई मतलब नहीं था, उन्हें उनके काम
वैसी ही मुस्तैदी से चाहिए थे जैसे निर्मला पहले करती थी। इस दोराही मार से निर्मला कमजोर पड़ने लगी थी, पर अपने दृढ़ निश्चय से वो किसी तरह इस नौकरी को चलाती गई। सुबह उठ करके सबका नाश्ता बनाना, सबके लिए लंच तैयार करना, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना और भागम भाग में स्कूल पहुंचना उसका रोज का रूटीन बन चुका था। वहां स्टाफ रूम में देखती दूसरे टीचर्स खूब बन संवर करके आते, उसको किलस आती थी खुद पर, मुझे ही वक्त नहीं है 2 मिनट सही से तैयार होने का, या मेरे घर में किसी को जरूरत नहीं है मेरे काम करने की। आइए निर्मला मैम, आज कहाँ घड़े से निकाल करके साड़ी पहनी है आपने? कुमकुम मैम बोली और सब ठहाका लगा करके हंस पड़े थे। निर्मला को बहुत गुस्सा आया, साथ ही शर्म भी। कह तो गलत नहीं रही थी ओ, उसे कहाँ वक्त मिलता था स्त्री करने का, पर सबके सामने ऐसा उपहास वो तिलमिला गई थी। सारे दिन अपसेट रही। दोपहर को घर आई तो बड़ी ननद नंदोई बच्चों सहित आए हुए थे। उसके आते ही सास ने फरमान सुना दिया, निर्मला खाना थोड़ा चटपटा बनाना आज, दामाद जी को ऐसा ही पसंद है। देखो धनिया पुदीने की चटनी जरूर पीसना, और हाँ मिक्सी में नहीं सिलबट्टे पर पीसना, स्वाद आता है उसमें। मामी मामी मैं पिज्जा खाऊंगा, ननद का बेटा ठिनकता हुआ बोला। और मैं आपके हाथ की दही पकौड़ी, उनकी बेटी ने भी फरमाइश कर दी। और कोई भी है लाइन में, वो भी फरमाइश बता जाए। मैं तो सबकी नौकर बैठी हूँ, बस यही तो करना है मुझे जिंदगी में, वो बड़बड़ाई थी। भाभी कुछ कह रही हैं? लाइए मैं कुछ हाथ बटाऊं आपका, ननद रसोई में आते हुए बोली तो वो जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, नहीं नहीं आप बैठो, 2 दिन को तो आई हो, मायके में कुछ तो आराम करो। ठीक है फिर चलती हूँ माँ से गपशप करने, ससुराल में तो बहुत व्यस्त ही रहती हूँ कामों में। वो चली गई। रह गई भुनभुनाती हुई निर्मला अकेली, सारा काम समेटती। 2 दिन में ही थक करके चूर हो जाती उसकी देह। रात दिन काम करते रहने से कोई भी ऐसे ही हो जाएगा, पर बोल नहीं सकती थी क्योंकि हर समय उसे एक ही ताना सुनना पड़ता, ये तुम्हारी चॉइस थी कि तुम सर्विस करो, हमने तो नहीं कहा था तुम्हें। ऐसे में एक पति का सपोर्ट ही चाहिए होता है औरत को, पर वो भी इस मामले में कंजूस ही था। कभी कभी निर्मला को लगता क्या उसने वाकई में कोई गलती कर दी थी नौकरी ज्वाइन करके। पहले तो फिर भी कोई एकाध शौक पूरे कर भी लेती थी वो अपने सजने संवरने के, लेकिन अब तो सिर्फ मशीन बनती जा रही थी। काम करते करते स्कूल जाती, घर आते ही फिर काम में जुट जाती, रात तक शरीर का एक एक पोर दुखने लगता। ऐसे में बिस्तर पर लेटते ही मानो वो बेहोश हो जाती। ऐसे में कभी सुदर्शन उसकी नजदीकी चाहता भी तो उसे मुंह की खानी पड़ती, और वो और अधिक चिड़चिड़ा होता जा रहा था इस बात से। सीधे सीधे कुछ कह ना पाता, बस एक ही तरीका था निर्मला को चोट पहुंचाने का कि वो उससे कहता, कोई और तो नहीं मिल गया है तुम्हें जिसकी वजह से मुझसे मुंह चुराने लगी हो आजकल। निर्मला बिलबिला जाती उसके आरोपों से। सहयोग तो करने से रहे, कभी इल्जाम लगाने में कभी पीछे मत रहना। मैं जो कमा के लाती हूँ कभी मेरे हाथ में उसकी पाई भी नहीं थमाई। सारा का सारा हड़प लेते हैं ये घर वाले, और वैसे इन्हें चिढ़ है मेरी सर्विस से। दोगले हैं ये लोग और नफरत है मुझे इन सब से। पहली बार निर्मला ने घर में अपनी जॉब की उपयोगिता समझाई थी सबको, जब उनके बड़े बेटे शेखर को शहर के अच्छे स्कूल में एडमिशन सिर्फ इस वजह से नहीं मिल रहा था कि वहाँ की फीस खर्चे बहुत ज्यादा थे, जो सुदर्शन अपनी सीमित कमाई से ना कर पाते। यूं तो निर्मला का सारा हिसाब किताब उन्हीं के हाथों में था, पर जब निर्मला की तनख्वाह का एक बड़ा हिस्सा उसी में खर्च होने लगा तो पहली बार सुदर्शन को एहसास हुआ था कि उसकी पत्नी ने उसके साथ आर्थिक सहयोग करके घर की जिम्मेदारी ही उठाई थी, ना कि अपना प्रभुत्व दिखलाने की कोशिश की थी। ये अजीब विडंबना है हमारे समाज की। पत्नी घर में सबकी सेवा सत्कार करे, गूंगी गाय बन करके रहे, साथ ही लक्ष्मी भी लाए, वो भी उनको जरा सी भी असुविधा हुए बिना। वो अगर पुरुषों की तरह बाहर जा करके कुछ कमाती है तो जाहिर है उसका कुछ बाहरी जान पहचान समाज में होगा,
जिनसे बोलचाल भी जरूरी है, पर उसे इस काम के लिए उसकी बदनीयती, लूज कैरेक्टर का साबित करना कितना ओछापन है। लेकिन ये ओछापन लगातार किया जाता रहा कामकाजी स्त्रियों के साथ। निर्मला ने भी उसके बहुत दंश झेले थे। एक बारगी उनके स्कूल में स्टूडेंटों को कहीं पिकनिक पर ले गए थे। लड़कियों के साथ निर्मला की ड्यूटी लगाई गई थी और लड़कों के साथ मनोज वर्मा सर की। पहले ये उम्मीद थी कि सुबह गए बच्चे शाम तक घर लौट आएंगे, लेकिन उस दिन काफी रात हो गई। बच्चों को उनके ठिकाने पहुंचाते रात के 11 बज गए थे। इतनी रात गए आपको अकेले घर जाना ठीक नहीं है निर्मला मैम, मैं आपके साथ चलता हूं आपके घर तक, मनोज सर ने आग्रह किया। निर्मला घबरा गई अपने घर के लोगों का सोच करके, पर कुछ कहती तो मनोज सर क्या सोचते उन लोगों के बारे में। और फिर रात तो ज्यादा हो ही गई थी, वो खुद सुरक्षित महसूस नहीं कर रही थी, इसलिए चुप रही। आज पहली बार मनोज सर उससे इतनी बात कर रहे थे। कौन कौन है आपकी फैमिली में? ज्वाइंट फैमिली है, हमारी सास ससुर हैं, पति हैं और 2 बच्चे, एक ननद जिनकी शादी हो चुकी है, वो दूसरे शहर में हैं, वो बोली थी। अच्छा, आप बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती हैं जॉब। कभी लगा नहीं आपके व्यवहार से कि आप इतना काम करती होंगी घर में भी। मतलब? निर्मला ने चौंक के उसे देखा। मतलब ये कि स्कूल के भी हर महत्वपूर्ण काम में आपको सहयोग रहता है, चाहे एडमिशन हो, एग्जाम हो, टाइम टेबल, सभी कमेटी में आप एक्टिव रहती हैं। और सबसे बड़ी बात, मैंने आपको हमेशा मुस्कुराते हुए देखा है। निर्मला फीकी हंसी हंस दी और मन ही मन सोचने लगी, ये आउटसाइडर है, इन्हें भी पता है मेरे बारे में, लेकिन मेरे घर वाले उन्हें घर की मुर्गी दाल बराबर। तभी उनका घर आ गया। सुदर्शन बेचैनी से घर के बाहर चहलकदमी कर रहे थे। निर्मला के साथ किसी मर्द को आते देख आग बबूला हो गए। बहुत देर कर दी आने में, ऐसे ही काम करना है तो छोड़ क्यों नहीं देती? बिना मनोज सर की उपस्थिति का ख्याल करते वो ऐसे बोला तो निर्मला को बहुत गुस्सा आया। अरे, काम करूंगी तो बाहर आदमी भी होंगे, औरतें भी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हर बाहर वाले से कोई फ्लर्ट ही करता फिर रहा है। ये कॉम्प्लेक्स नहीं तो और क्या है, उसने मन में सोचा। वो कुछ कहती इससे पहले मनोज सारी स्थिति भांप चुके थे। बोले, ठीक है निर्मल मैम, मैं चलता हूँ, कल स्कूल में मिलते हैं। निर्मला पानी पानी हो गई थी आज। उसका मन आया कि सुदर्शन का सिर फोड़ दे, कितना जाहिल आदमी है ये। उसे घृणा सी हुई उससे, जो तुम्हारी पत्नी की सुरक्षा हेतु उसे इतने लेट ओवर्स में घर छोड़ करके गया है, उसकी कोई इज्जत तो करने से दूर रहे, बल्कि इंसल्ट ही की इन्होंने। उसका मन कसैला हो गया। सोच में पड़ गई थी वो। दरअसल किसी की इज्जत वो कर सकता है जिसकी खुद कुछ इज्जत हो, जिसे समझ हो। ना तो इन जैसे लोगों को विवेक, बुद्धि और आदमी समझने की परख है, और ना मैनर्स है। इनसे भला क्या उम्मीद लगाई जाए? हाँ, मेरी जैसे औरतों का ये दुर्भाग्य जरूर होता है कि अगर वो ऐसे किसी गलत आदमी के साथ फंस जाएं तो एक जन्म पूरा बर्बाद ही हो जाता है। तभी अंदर से शायद छाया के रोने की आवाज आई और निर्मला अंदर चली गई। कितने समय तक निर्मला नहीं बोली थी सुदर्शन से उस घटना के बाद। उसका दिल टूट गया था। अभी तक वो उसकी बेइज्जती करता था, लेकिन बंद कमरे में की गई इंसल्ट वो सह जाती थी, पर इस तरह उसकी खुल्लम खुल्ला इज्जत उतारना उसी के कलीग के सामने उसे हजम नहीं हो रहा था। वो घुटने लगी थी। दिल ही दिल में एक अजीब सा कॉम्प्लेक्स मन में जन्म लेने लगा था। अक्सर अकेले में होती तो रोती थी घंटों बैठ करके, क्यों भगवान, आखिर मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा? कितने बुरे कर्म हैं मेरे पूर्व जन्म के जो कटते ही नहीं हैं। उसके स्कूल की मिसेस साधना बतलाती हैं, शुरू में उनके हस्बैंड भी बहुत शक करते थे उन पर धीरे धीरे उन्हें साधना की बात समझ आई और अब वो बहुत बदल चुके हैं। क्या कभी मुझ पर भी मेरे घर वालों की कृपा होगी या इस जन्म में ये संभव नहीं है? वो डिप्रेशन में जाने लगे थे। फिर उनके स्कूल में आई मिसेस चौधरी, साइंस की टीचर थी, बहुत हंसमुख, स्पष्टवादी और तेज तर्रार। बच्चे उनके पढ़ाने के तरीकों से बहुत खुश रहते थे।
क्लास में ही सब याद करा देती थी। कठिन से कठिन फार्मूले रटाने के बजाय समझा करके याद करवा देती और बच्चे उनके फैन बनते जा रहे थे। एक बार कैंटीन में सुबह बैठी चाय पी रही थी तो देखा दूर एक कोने में उदास सी निर्मला भी बैठी थी। हेलो निर्मला जी, वो गर्मजोशी से बोली। आपको रोज देखती हूँ, आप बहुत चुपचाप और उदास सी दिखती हैं। क्या मैं आपके पास कुछ देर बैठ जाऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं मैम, वो हड़बड़ाई हुई बोली। आप चाय लेंगी? पूछते पूछते ही उन्होंने एक और चाय मंगवा ली निर्मला के लिए। बड़ी कड़क स्वाद चाय बनाता है सुमंत, उन्होंने तारीफ करते हुए कहा और चाय का प्याला निर्मला जी की तरफ बढ़ाया। थैंक यू मैम, कुछ और लाऊं? सुमंत शर्मा गया था। मुस्कुराते हुए वो वहां से चला गया। निर्मला ने देखा सुमंत की आंखों की चमक बढ़ गई थी उनकी तारीफ से, जबकि चाय साधारण ही थी। उसने प्रश्नवाचक निगाहों से मिसेज चौधरी को देखा। शायद वो भी समझ गई थी उनका प्रश्न। ठठा करके हंसती हुई बोली धीरे से, अगर हमारे दो प्रशंसा के बोल किसी को खुशी देते हैं तो उसे बोलने में कंजूसी क्यों करनी? देखा नहीं आपने, वो गरीब कैसा मुस्कुरा रहा था। फिर वो और अच्छा प्रयास करेगा और कुछ बेहतर ही बनाएगा। कई दिनों से देख रही हूँ आप बहुत चुप चुप रहती हैं अकेले। कोई बात है जो आपको परेशान करती है? सॉरी, आपके व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती, पर अगर कुछ किसी से शेयर करके कुछ हल्का हो लिया जाए तो इसमें बुराई ही क्या है? आप माइंड रीडर हैं। पहली बार निर्मला मुस्कुराते हुए बोली। चलिए, आप मुस्कुराई तो कम से कम, मुझे डर था कहीं आप बुरा ना मान जाएं। मिसेज चौधरी हंसी थी। मिसेज चौधरी निर्मला कहने लगी, ऐसे मुझे कोई परेशानी नहीं है, घर बार है, बच्चे हैं, पर बस यही यूनिवर्सल समस्या, घर वाले मुझे समझते नहीं हैं। ओह, तो ये बात है। वैसे आप मुझे सीमा कह के भी बुला सकती हैं। ये मिसेज चौधरी कुछ परायापन सा रहा। आपस में वो फिर हंसी। ठीक है सीमा, निर्मला रिलैक्स हुई सुन करके। सीमा जी नहीं, सिर्फ सीमा। तभी बेल बज गई और दोनों को ही उठना पड़ा क्योंकि उनके पीरियड थे आगे। कल बात करते हैं फिर, सेम टाइम हेयर, मिसेज चौधरी ने कहा और निर्मला हाथ हिलाती हुई अपनी क्लास की तरफ बढ़ गई। सोच रही थी ओ, अच्छी हैं ये, इनसे दोस्ती करूंगी, शायद ये मेरे दिल को कुछ सुकून पहुंचाएं। इधर सीमा सोच रही थी कितनी सीधी है ये निर्मला। जरा सा छुआ उसे और भरभरा करके ढह गई। आजकल ये घर बार होते हुए भी लोग कितने अकेले और तन्हा हैं। कल देखती हूँ इसे। दोनों ही सारा दिन एक दूसरे के बारे में सोचती रही और बड़ी बेकरारी से अगले दिन का इंतजार करने लगी, जब उन्हें आपस में एक दूसरे की दिल की बातें कहनी और सुननी थी। निर्मला तो सीधी थी, बता गई थी अपना हाल, लेकिन मिसेज चौधरी जो बहुत हंसमुख थी, वो कितने दर्द छिपाए बैठी थी अपने दिल में, ये तो अब जब वो बोलेंगी तभी पता चलेगा। अगले कई दिन निर्मला सीमा चौधरी से नहीं मिल पाई थी। वो कैंटीन जाती और उसकी निगाहें मिसेज चौधरी को ढूंढती रहती। सोचा शायद किसी काम में बिजी होंगी, फिर वो खुद बिजी हो गई। शाम को घर जाकर के उसे याद आता कि सीमा जी तो मिली ही नहीं। चलो अब अगले दिन देखूंगी। तीसरे दिन उसे पता चला सीमा जी मेडिकल लीव पर हैं। अरे, उन्हें क्या हो गया? उस दिन तो बिल्कुल ठीक थी। उसने ऑफिस में जा करके हेड क्लर्क से उनका एड्रेस लिया और जा पहुंची उनके घर उसी शाम को। उनका घर छोटा था लेकिन बहुत सुरुचिपूर्ण तरीके से घर के बाहर लॉन मेंटेन हुआ था। रंग बिरंगे फूल और पेड़ पौधे एक कतार में लगे बहुत सुंदर दिखते थे। निर्मला का मन खुश हो गया। दरवाजे की घंटी बजाते ही एक मेड ने आकर के दरवाजा खोला। जी, आप कौन? सीमा चौधरी जी से मिलना है। मैं निर्मला उनकी कलीग हूँ। शायद उनकी आवाज अंदर पहुंच गई थी। अंदर से एक कमजोर आवाज आई, सीधे अंदर आ जाओ निर्मल, मैं इधर हूँ। वो आवाज की तरफ बढ़ी। कमरे में सीमा लेटी हुई थी, काफी कमजोर लग रही थी। वो निर्मला को देखते ही मुस्कुराई। आओ, मैं तुम्हें दिल से याद कर रही थी।
आपको क्या हुआ? उस दिन तो भली चंगी थी। निर्मला कहने लगी, बस तबीयत खराब होने या मुसीबत में फंसने का कोई वक्त नहीं होता है। वो हंसी थी। और आपके घर में और कौन कौन है? कोई दिख नहीं रहा है? निर्मला ने पूछा। बस यहाँ मैं और मेरी तन्हाई ही रहते हैं। वो फिर हंसते हुए बोली, लेकिन उनकी आवाज का दर्द निर्मला से छुपा ना रह सका। यानी निर्मला ने चौंकते हुए कहा, मैं अकेली हूँ। मैंने कभी एक से दो होने की कोशिश नहीं की। जब की थी तो सफल नहीं हुई। जब मुझ पर प्रस्ताव आए तो मन नहीं था। आप अद्भुत हैं। निर्मला के मुंह से एकाएक निकला। जब मैंने पहली बार आपको देखा था मुझे लगा था कि आपके जैसा खुशमिजाज दूसरा कौन होगा, पर आज आपकी बातें सुन करके मैं स्तब्ध हूँ। आप बिल्कुल अकेली रहती हैं यहाँ? निर्मला ने आश्चर्य और दुख से पूछा। हाँ, अब तो आदत हो गई है। बस बीमारी वगैरह में अकेलापन खलता है थोड़ा, पर अब देखिए आप आ गई हैं ना मेरा दुख दर्द बांटने। कहाँ अकेली हूँ मैं? मेरी छोड़िए, आप सुनाएं निर्मला जी। आप बहुत उदास रहती हैं, क्या मैं जान सकती हूँ क्यों? सीमा बोली। आपकी सुन करके तो मैं सब कुछ भूल गई। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि लोग कैसे अपने गम छुपा करके हंसते मुस्कुराते रहते हैं। क्या आप मुझे अपनी कहानी सुनाएंगी? कहानी? मेरा मतलब है आपके साथ ऐसा क्या हुआ? आखिर कहते हैं ना, गम बांटने से कम होते हैं और खुशी बांटने से बढ़ती है। निर्मला हकला गई थी। बेकार की जिद कर रही हैं आप निर्मल। मेरी कहानी में कुछ भी प्रेरणादायक नहीं, सिर्फ पछतावा है। आसानी से किसी भले आदमी पर भी यकीन ना हो कभी। ऐसी बातें भूल जाना ही बेहतर है। वैसे ही क्या कम वैर तकलीफें हैं दुनिया में। प्लीज, निर्मल ने जिद की। तो बात उन दिनों की है जब मैं बीएससी करके मेडिकल की तैयारी कर रही थी। मैं बहुत खुशमिजाज हुआ करती थी और चुलबुली भी। वो अलग बात है, उससे ज्यादा कमिटेड थी मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। मुझे डॉक्टर बन करके अपने बाबा का सपना पूरा करना था। आप डॉक्टर बनना चाहती थी? निर्मला ने आश्चर्य से पूछा। बन भी जाती अगर वो हादसा ना हुआ होता मेरी जिंदगी में। सीमा खोई हुई सी बोली। मेरे साथ निखिल नाम का एक लड़का भी तैयारी कर रहा था। वो भी काफी होनहार था। अक्सर हम दोनों संग संग घंटों स्टडी करते थे और वो मेरी काफी हेल्प भी करता था। इस बीच हम कब करीब आ गए मुझे नहीं पता। एक बार उसने मुझे कोई गिफ्ट दिया और उसी में अपने प्यार का इजहार भी कर दिया। मैं सिटपिटा गई थी। एक तरफ उसका प्यार का प्रस्ताव और दूसरी तरफ सुनहरा कैरियर। मेरे घर के आर्थिक हालात अच्छे नहीं थे। मुझे जॉब जरूर करना था, पर उसे खोने के डर से मैंने उस पर यह बात कभी जाहिर ना होने दी। मैं दिनों दिन उसके करीब आती चली गई, यहाँ तक कि मेरा ध्यान अब पढ़ाई में कम लगता। उसकी लच्छेदार बातों में ही दिमाग उलझा रहता हरदम। फिर क्या हुआ? निर्मला ने बेचैनी से पूछा। सीमा अपनी कहानी बताते हुए बहुत भावुक होती चली गई। शायद बीमारी से उपजी कमजोरी थी इसका कारण, या किसी ने बहुत दिनों बाद दिल में जबरन दबाई कोई पीड़ा कुरेद दी थी जो सीमा उसमें डूब सी गई थी। निखिल, तुम कहना क्या चाहते हो? सीमा ने घबरा के पूछा था उससे, जो उसे अकेले अपने साथ पिकनिक पर ले जाना चाह रहा था। अभी पिछले हफ्ते ही की तो बात है जब कॉलेज के सभी लोग पिकनिक पर जाने वाले थे और सीमा के घर से परमिशन नहीं मिल पा रही थी। आखिर उसकी माँ ने किसी तरह उसके पापा को मना लिया था और सीमा को 2 दिन के लिए घर से बाहर रह करके पिकनिक पर जाने की इजाजत मिल गई थी। कितनी खुश थी वो, और तीर की तरह भागती हुई निखिल के पास पहुंची थी। क्या हुआ सीमू, तुम्हारी सांसें क्यों फूल रही हैं? चेहरा गुलजार हो रहा है, निखिल ने शरारत से पूछा। ओ, मुझे पिकनिक पर जाने की इजाजत मिल गई है निक्की, खुशी से कांपती आवाज में वो बोली। अरे वाह, डेट्स गुड न्यूज। उसकी आंखें सोचने के अंदाज में मुड़ गई। माथे पर कुछ बल आए और चले गए। फिर वो अचानक शरारती हो गया।
तो तय रहा हम दोनों कॉलेज ग्रुप के साथ ना जाकर के अलग अकेले जाएंगे। क्या? वो हकला गई थी मतलब। और निखिल ने अपनी योजना उसे बताई थी कि वो अपनी गाड़ी लेकर के आएगा और वो दोनों चुपचाप सबसे अलग घूमने चलेंगे। वो कमरा भी बुक करा लेगा उन दोनों के लिए। सीमा बुरी तरह घबरा गई थी। जा तो रही हूँ इसके साथ, अब ये नई बात कहाँ से आ गई भला? कोई समस्या है तुम्हें? इतनी शॉक्ड क्यों हो? क्या मेरा साथ तुम्हें अच्छा नहीं लगता? इतनी मुश्किल से सारी प्लानिंग की मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए, और तुम्हारे तो आंख तले ही नहीं आता है कुछ। नाराजगी से बोला था वो। नाराज मत हो निक्की प्लीज। क्यों? लेकिन क्या ये सब ठीक रहेगा? वो झिझकते हुए बोली। क्या सब? ये हेलो मैम, हम बालिग हैं, समझदार हैं, कोई ऐसा वैसा गलत काम नहीं करने जा रहे हैं, बस थोड़ा क्वालिटी टाइम गुजारेंगे संग, दैट्स इट। नहीं मन है मेरे साथ रहने का तो अभी बोल दो। तुम तो बुरा मान गए निक्की, मैं बस थोड़ा कंफ्यूज थी। इतनी मुश्किल से माँ ने परमिशन दी है, कहीं कोई गलती ना कर बैठूं। सीमा अभी भी श्योर नहीं हो पा रही थी। ठीक है, इस बार तुम डिसाइड करती रहो, मैं चला। वो नाराज होकर के जाने लगा। चलूंगा बाबा, गुस्सा तो तुम्हारी नाक पर रखा रहता है हरदम, सीमा ने कहा तो निखिल ने उसे देखा, बोला सोच लो अभी भी, बाद में फिर ना कहना मैंने दबाव डाला था तुम पर। ओके, सोच लिया और हम जा रहे हैं एक साथ, अब तो खुश। निखिल मुस्कुराया और वो दोनों जाने की तैयारी में जुट गए। बड़ी शानदार गाड़ी लाया था निखिल उस दिन। सीमा तो बस देखती ही रह गई थी। उसने स्टाइल से सीमा के लिए खुद दरवाजा खोला था। आइए मैडम। वो इठलाती हुई गाड़ी में ड्राइविंग सीट के बराबर बैठ गई और गाड़ी फर्राटे से चिकनी सड़क पर दौड़ने लगी। ओह, कितना मजा आता है गाड़ी की गुदगुदी नर्म सीट्स पर बैठ करके। निखिल ने रोमांचित सॉन्ग्स लगा रखे थे, एक के बाद एक गाने आते और वो लजा के निखिल की ओर देखती। आज से पहले कभी वो निखिल के संग अकेले नहीं हुई थी इतनी देर। निखिल शायद जान के रिजर्व बना हुआ था, बस कभी कभी प्यार से सीमा की ओर से झांक लेता और खुद में सिमट जाती। एफएम पर गाना चल रहा था, भीगे ऊंट तेरे प्यासा दिल ये मेरा। सीमा के कान लाल हो रहे थे। वो सामान्य होने की कोशिश कर रही थी, पर निखिल की निगाहें और गाने सब कुछ बहुत रोमानी माहौल बना रहे थे। तभी वहां एक ढाबे पर बैठे लोग दिखाई दिए। चाय की चुस्कियों के साथ वो लोग भजियों का मजा ले रहे थे। सीमा ने उस माहौल को तोड़ना चाहा और निखिल से बोली, निखिल मुझे भूख लग रही है, क्या यहाँ रुक करके चाय पिएं? व्हाई नॉट? शायद उसका मन भी था चाय पीने का। उसने एक झटके से गाड़ी वहीं किनारे पार्क की और दौड़ करके सीमा का दरवाजा खोला। आइए उतरिए। उसने अपना हाथ बढ़ाया। सीमा ने अपना गोरा गुलाबी हाथ उसके हाथों में थमा दिया। पहाड़ी रास्तों में बीच में इस तरह कहीं ढाबे पर रुक करके चाय और भजिए खाने का आनंद ही कुछ और होता है। सीमा कब से सोचती आई थी कि कभी अपने सपनों के राजकुमार के साथ ऐसे ही कहीं जाएगी ओ, पर यह सब इस तरह इतनी जल्दी हो जाएगा उसने कभी सोचा ना था। ठंडी हवा बह रही थी, कुछ दूर फैली हरियाली मनमोह रही थी और बहुत से लोग लकड़ी की साधारण सी बेंच पर बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे थे। सीमा के पांव ढाबे पर चलते गाने के साथ थिरक रहे थे। सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन। तभी निखिल ने उसकी तरफ चाय बढ़ाई। लो, कहाँ खो गई? ओह, वो झेप गई थी। क्या हो गया मुझको? ये यहाँ का मौसम मुझे पागल ना कर दे। क्या सोचे जा रही हूँ मैं भी? उसने खुद को हल्की सी चपत लगाई और मुस्कुराते हुए निखिल के हाथ से शीशे का गिलास पकड़ लिया। देख के कहीं गरम ना लगे, निखिल ने उसे चेताया और दोनों की उंगलियां आपस में छू गई। सीमा के सारे शरीर में मानो करंट सा दौड़ गया। दोनों चुपचाप चाय की चुस्कियां ले रहे थे और निखिल चोर निगाह से उसका रूप का रसपान कर रहा था। पता नहीं क्यों सीमा उससे नजरें चुरा रही थी। ये क्या हो गया मुझे? अचानक निखिल इतना क्यों दिल के करीब लगने लगा है? ना उससे निगाहें मिलाई जा रही हैं और ना हटाई। चाय हो गई, अब चलें? निखिल ने कहा तो वो हड़बड़ा करके उठ गई। यार, जब से यहाँ आए हैं तुम शर्माई हुई सी हो, ऐसे कैसे एंजॉय करेंगे? निखिल ने सीमा की आंखों में देखते हुए कहा। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, सीमा घबराई सी बोली। कुछ बात करो ना, कॉलेज में तुम कितनी बोलती हो, तुम्हारी बकबक रुकती ही नहीं। और यहाँ तुम्हें क्या हो गया? अच्छा जी, मैं बकबक करती हूँ और तुम?
तुम क्या करते हो? हर लड़की को फ्लर्ट करते फिरते हो, मैं क्या तुम्हें जानती नहीं? फिलहाल तो कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की के साथ डेट पर हूँ, निखिल ने ठहाका लगाते हुए कहा। ओह ऐसा? सीमा भी खिलखिला दी। कितनी प्यारी लगती हो तुम ऐसे हंसते हुए, निखिल ने कहा तो सीमा शर्मा गई। चलो हमारा होटल आ गया है। सीमा ने देखा सामने सुनहरे अक्षरों में सनराइज लिखा हुआ था। ये तो बहुत महंगा होटल होगा, हम यहाँ रुकेंगे। सीमा ने पलक झपकाते हुए कहा। तुम रुपयों की क्यों चिंता करती हो सीमा, मैं हूं ना। सीमा ने प्यार से निखिल को देखा जो रिसेप्शनिस्ट से बात कर रहा था और कुछ परेशान सा दिख रहा था। वो उसके पास आई। क्या हुआ निखिल, परेशान क्यों हो? देखो मैंने 2 रूम बुक कराए थे, अब इन्होंने एक किसी को दे दिया है। कह रहे हैं सिंगल बेड वाला एक कमरा है। अब हम क्या करेंगे? एक ही कमरे का रेंट 5,000 है पर डे। 5,000? सीमा की चीख निकल गई। निखिल की बाजू पकड़ वो बोली, चलो हम कहीं और रह लेंगे, इतना महंगा कमरा कैसे अफोर्ड करेंगे? सीमा के माथे पर पसीने की बूंदें चुहचुहा आई। समस्या पैसे की नहीं है, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ यार, पर एक ही कमरे में हम दोनों कैसे रहेंगे? और अब इस समय मैं कहाँ भटकूं रूम के लिए? सब जगह रूम फुल हैं। चलो अभी यहीं सामान रखते हैं, फिर सोचते हैं हमें क्या करना है। सीमा बोली। पक्का? आर यू श्योर? निखिल बोला। हाँ बाबा। दोनों कमरे में आ गए थे। बहुत सुंदरता से डेकोरेट किया आलीशान कमरा था, जहाँ एक बेड, सोफा, टेबल और अन्य जरूरत का सामान था। सामने ही एक बड़ी खिड़की थी जहाँ से दूर दूर की पहाड़ियां दिखती थी। सीमा अपलक उस प्राकृतिक सुंदरता को निहार रही थी और कहीं खो गई। उसका कभी हृदय कुछ पंक्तियां गुनगुनाने लगा था। मैं बन के खग खो जाऊं इन वादियों में। ए हेलो मैम, मुझे जरूर साथ ले लीजिएगा, कहीं ये बंदा बेचारा अकेला रह जाए। सीमा झेप गई। सॉरी, मैं तो यूं ही। यार साइंस बायो पढ़ने वाली लड़की इतनी लिटरेरी बातें कहाँ से कर लेती है? क्या कह रही थी? मैं बन के खग। खग बोले तो पंछी। वो हंसा। धत यू नॉटी। सीमा शर्मा करके वॉशरूम में घुस गई। जल्दी फ्रेश हो जाओ, फिर घूमने चलेंगे, निखिल कहने लगा और सीमा गुनगुनाती हुई तैयार होने लगी। भागसू फाल के मनोहारी दृश्य निखिल और सीमा अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर रहे थे। ऊपर से गिरता जल प्रवाह दूध की तरह श्वेत और उजला था। उसकी कल कल बहुत कर्णप्रिय थी। निखिल ने कहा, देखो मैं तो नीचे पानी में उतर रहा हूँ, तुम्हें आना है तो आ जाओ। सीमा ने एकदम मना किया। ना बाबा ना, मैं नहीं आऊंगी, गीली हो जाऊंगी और मुझ पर दूसरे कपड़े भी नहीं हैं यहाँ अभी, बस थोड़ा सा भिगाऊंगा। निखिल ने उस पर पानी अंजुरी से उछाला। ओई माँ, सीमा की चीख निकल गई। उसे वो बर्फीला पानी बहुत मजेदार लगा। चलने से पैदा हुई गर्मी में जैसे अंदर तक भिगो के ठंडा कर दिया हो। उसने भी थोड़ा सा पानी चुल्लू में लेकर के निखिल पर फेंका और निखिल उससे उत्साहित हो गया। उसने सीमा को हल्के से पानी में खींच लिया। अचानक से हुए इस काम से सीमा लड़खड़ा के पानी में आ गिरी, जिसे निखिल ने संभाल लिया। वो एक दूसरे पर पानी उछालते रहे, हंसते खिलखिलाते रहे। आसपास और भी बहुत से लोग जल क्रीड़ा कर रहे थे। निखिल सीमा बहुत देर तक नहाते रहे। फिर निखिल ने नोटिस किया कि सीमा ठंड से कांप रही थी। अरे चलो बाहर निकलते हैं, तुम्हारी तो कुल्फी जम जाएगी, यही निखिल ने हंसते हुए कहा। सीमा झेप गई थी। चलो काफी देर भी हो गई है, अब वो बोली। तभी उसे बहुत तेज छींक आई। गॉड ब्लेस यू। उसकी हर छींक पर निखिल कहता। उसने देखा सीमा की नाक टमाटर की तरह लाल हो गई थी, जो उसके गुलाबी मुखड़े पर बहुत प्यारी लग रही थी। सीमा के शरीर के उभार, उसका गोरा बदन गीले कपड़ों से छलक के बाहर आ रहे थे और अपने हाथों से खुद को ढांकने की असफल कोशिश कर रही थी। निखिल ने जब देखा कि वो इस अवस्था में बहुत असहज हो रही है, उसने अपनी सूखी शर्ट उसे उतार करके दे दी और आप, वो बोले, चुपचाप पहन लो। उसने आदेशात्मक होते हुए कहा, जिसे सीमा ने सहर्ष मान लिया। कितना ध्यान रखता है ये मेरा, सीमा ने मन में सोचा और शर्मा गई। तब तक निखिल एक चाय की छोटी सी शॉप पर रुक चुका था। भैया 2 कड़क चाय, कम चीनी और तेज पत्ती वाली, अदरक इलायची जरूर डालें। आप फिक्र न करें साहब,
भोला की चाय जो एक बार पी लेता है वो बार बार फिर उसकी चाय पीने यहाँ आता है। अच्छा जी, निखिल हंसा। फिर आज अपनी चाय से मैडम की तबीयत ठीक कर दो, ये ठंड लगा बैठी हैं। सीमा की तरफ इशारा करता वो बोला, आइए मैम, यहाँ पंखे में बैठें, आपके कपड़े सूख जाएंगे। आप भोला की चाय के साथ उसके हाथ के बने स्पेशल ब्रेड पकौड़ा और खाएं, फिर देखिए आपकी नाक गला सब खुल जाएगा। सीमा और निखिल उसकी बात सुनकर के हंसने लगे। ठीक है भैया, फिर जल्दी से लाइए अपने सब प्रोडक्ट एक एक करके, बड़ी भूख लगी है। मैं तो आलू गोभी के पराठे भी खाऊंगी। निखिल ने दुकान में टंगे पीनट्स पैकेट खोल करके सीमा की तरफ बढ़ाया। लो, तब तक इससे अपनी पेट पूजा करो। भैया हमारे हिसाब में लिख लेना, उसने छोटू से कहा तो हंसते हुए बोला, साहब आप फिक्र ना करें, हमारे मालिक सब नोट करते रहते हैं। सचमुच आपके हाथ में जादू है भैया, सीमा बोली। ऐसा तो मेरी दादी माँ बनाते थे। आपने इस पकौड़े में कौन कौन से मसाले डाले हैं? कुछ स्पेशल सी सुगंध और क्रंची सी लगे हैं ये मुझे। कुछ नहीं मैम, वैसे ये हमारे बिजनेस सीक्रेट्स हैं, हम किसी को बताते नहीं। आप आम खाओ, गुठलियों से क्या मतलब है। ठीक है भाई, सॉरी, आप तो बुरा मान गई। इस समय धंधे का वक्त है, मैं कल आपको अच्छे से बता दूंगा बहन। उसे भी खुद पर गुस्सा आया। सीमा हंस दी थी, फिर उसे छींक आई, उसके आंखों से पानी बह रहा था। चलो पहले रूम पर चल करके कपड़े बदल लो, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। रास्ते में केमिस्ट से दवाई भी ले लेंगे, कम्बी फ्लाम ले लूंगी एक टेबलेट, ठीक हो जाऊंगी मैं। सीमा बोली, ओके डॉक्टर साहिबा, अब चलें भी? निखिल बोला तो सीमा तेजी से उसके साथ कमरे की तरफ बढ़ गई। ऑटो वाले को हाथ दिखा करके निखिल ने रोका और वो दोनों उसमें बैठ करके चल दिए। कमरे तक पहुंचते पहुंचते सीमा का बुखार तेज हो गया था, उसका सारा शरीर टूट रहा था। किसी तरह उसे रूम तक ला करके निखिल ने छोड़ा तो ध्यान आया कि रूम तो एक ही था उनके पास। ओह, घूमने की जल्दबाजी में ये तो भूल ही गए थे कि दोनों का रूम और देखना था। निखिल लौटने लगा था वहां से। ठीक है, मैं चलता हूँ, तुम दवाई खा लो और आराम करो। कमजोरी से बुखार से तपते हुए सीमा ने हाथ बढ़ा करके निखिल को रोक लिया था। वो अर्ध मूर्छित सी थी और कुछ बड़बड़ाई भी थी। तुम कहाँ भटकोगे ऐसे में, यहीं रुक जाओ। निखिल ने पलट करके उसे देखा, बुखार से तपता उसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया था उसने, शायद उसके ठंडे हाथों से कुछ बुखार उतर जाए। कितना प्यार आ रहा था उसे सीमा पर, बेचारी घूमने आई थी और फंस गई। थोड़ी देर में सीमा का बुखार उतरने लगा था। दवाई का असर था या घूमने से आई थकान, वो गहरी नींद में सो गई थी। बहुत कस के उसने निखिल का हाथ पकड़ रखा था। अजीब पसोपेश में फंस गया था वो, उससे हाथ कैसे छुड़ाए। अगर कच्ची नींद में उठ जाएगी तो तबीयत और ना खराब हो जाए। थोड़ी देर में वो भी उसके बराबर ही लेट गया और जल्दी ही नींद के आगोश में समा गया। नींद में कहाँ कुछ होश रहता है, वो दोनों जवां थे, दिल ही दिल में शायद एक दूसरे को पसंद भी करते थे। आग और फूस साथ होंगे तो चिंगारियां भड़केंगी ही। अनजाने में ही सही दोनों ने अपनी आपस की सारी दूरियां गिरा दी थी और बहुत सुकून में एक दूसरे के साथ हो लिए थे। सुबह जब सीमा की आंख खुली तो निखिल को अपने इतने करीब इस हालत में देख करके उसकी चीख निकल गई। फिर अचानक उसे रात की बातें ध्यान आने लगी। तो क्या वो सब हकीकत थी, सपना नहीं? उसका दिल जोरों से धड़क उठा। हाय राम, ये क्या गजब हो गया। शादी से पहले ये क्या अनर्थ कर दिया मैंने। नहीं निखिल ऐसा नहीं है, वो मुझे समझेगा जरूर। सीमा ने देखा कितना भोलापन था निखिल के चेहरे पर, बिल्कुल बच्चों सा मासूम दिख रहा था। उसने झुक करके उसे किस करना चाहा तो निखिल की भी आंखें खुल गई। सीमा को अपने बाहों में भरते हुए वो बोला, शुक्रिया सीमू, इतनी प्यारी गाढ़ी नींद बहुत समय बाद आई मुझे। सीमा शर्मा गई लेकिन फिर भयभीत हो उठी। हमसे गलती हो गई निक्की, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, अभी ये सब गलत है। क्या एक दूसरे को टूट कर प्यार करना गलत है? हम एक दूसरे को चाहते हैं और कुछ मस्ती की संग में
एक दूसरे की मर्जी से, तो इसमें गलत क्या है? निखिल ने तर्क दिया। वो इस रोमानी माहौल को स्पाइल नहीं करना चाहता था। सीमा कुछ और ही सोच रही थी। ये मर्द लोग कितने निश्चिंत होते हैं, इन्हें कोई डर लाज लिहाज नहीं होता समाज, परिवार और लोगों का। ये सब सिर्फ लेडीज ही क्यों सोचें? अगर ये गलती है तो दोनों की ही है, फिर सजा एक ही क्यों भुगते? अरे बाबा, क्या सोच रही हो? अब सोचती ही रहोगी या कहीं और घूमने भी चलोगी? आज डल लेक और नादी चलना है, चलो तैयार हो जाओ। बहुत एंजॉय किया था दोनों ने वहां। सीमा के दिमाग से भी उस दिन की बात निकल गई थी। निखिल इतना अच्छा तो है, वो भी बिना बात ही शक करती है। अपने माता पिता से बात करके वो उसे अपना बना लेगा। कई बार ये वादा किया था उसने। वहां से लौटते हुए निखिल के पास उसके पापा का फोन आया और उसका चेहरा उतर गया एकदम से। क्या हुआ डियर? सीमा ने उससे पूछा था। कुछ नहीं, उसने संक्षिप्त सा उत्तर दिया और चुप लगा गया था। सीमा ने महसूस किया वो बहुत उखड़ा हुआ था। उसके बाद बहुत कम बोला और चुपचाप वो दोनों अपने अपने घर चले गए। बाद में पूछूंगी इससे, कॉलेज में आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये बिल्कुल गुमसुम हो गया? पर सीमा को ये मौका दोबारा कभी नहीं मिला। निखिल तो जैसे उसके लिए अजनबी ही बन गया था। ना उसे फेस करता, ना फोन करता। सामने पड़ी जाए तो कन्नी काट जाता। कुछ दिन चुपचाप सहन करती रही थी सीमा, लेकिन निखिल ने तो अब आदत ही बना ली थी उससे किनारा करने की। अपनी तरफ से तो कभी फोन या बात करने से रहा। सीमा के फोन कॉल्स भी अटेंड कर देता। सीमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा करने के पीछे उसकी क्या मजबूरी रही होगी, पर वो परेशान रहने लगी थी। आखिर कोई तो रास्ता होगा जिससे वो कुछ दबाव दे, पर कैसे? फिर एक अजीबो गरीब तरकीब सीमा के दिमाग में आई। वो अपने प्यार को वापस पाने के लिए मन कड़ा करके निखिल के पास पहुंच ही गई। हमेशा की तरह निखिल उससे बच करके निकलना चाहता था, पर सीमा के इस वाक्य ने उसके पैरों में जंजीर बांध दी थी। निखिल, मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं, सीमा ने कहा तो निखिल चौंक गया। क्या? सीमा दौड़ करके उससे लिपट गई। सच में निखिल, जब से पता चला है बहुत घबराई हुई थी। सुन करके तुम कैसे रिएक्ट करोगे, डर था मेरे मन में, पर थैंक गॉड तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है सीमा, इस बच्चे का मुझसे क्या संबंध है? वो रुखाई से बोला। तुमसे क्या संबंध है? तुम्ही से तो है इसका संबंध। भूल गए साथ बिताए वो हसीन पल जो हमने? सीमा डबडबाई आंखों से उसे देखती रह गई। सुनो, मेरे पेरेंट्स ने मेरा रिश्ता कहीं और तय कर दिया है और बहुत जल्दी हमारी शादी होने जा रही है। तुम प्लीज इस बच्चे को अबॉर्ट करा लो और मुझे भूल जाओ। भूल जाओ? सीमा जैसे आसमान से गिरी थी पथरीली जमीन पर। कितनी आसानी से कह दिया तुमने, भूल जाओ। इतना आसान होता है भूलना? ये हमारे प्यार की निशानी है, इसका क्या करूं? कितने हृदयहीन हो तुम मेरे वाले निखिल नहीं हो सकते। वो देर तक रोती रही, आंखें धुंधला गई थी उसकी, और जब देखा तो निखिल उसे अकेला छोड़ करके जा चुका था। सीमा की सिसकियों से सारा कमरा भर रहा था और निर्मला उसके पास सरक आई थी। आप प्लीज रोएं मत सीमा जी, मैं आपकी पीड़ा समझ सकती हूँ। पता नहीं ये मर्द लोग इतने कठोर कैसे बन जाते हैं, उन्हें अपने बच्चे का भी कोई दुख नहीं होता है। आपने कैसे मैनेज किया फिर सब कुछ? देखो, पहले तो तुम्हें ये बता दूं कि मैं तब प्रेग्नेंट नहीं थी। सीमा अपने आंसू पोंछते हुए बोली। क्या? तो आपने उससे झूठ कहा? निर्मला चौंकी। वो किसी भी तरह मेरी बातों का रिस्पांस नहीं दे रहा था, तो तंग आकर के मैंने ये रास्ता चुना था। ये भी एक तरकीब ही थी। शायद ज्यादा बेशरम होता तो इस पर तो कोई रिएक्शन नहीं देता, लेकिन उसने दी और मुझे अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया। अभी तक जो निर्णय नहीं ले पा रहा था वो मेरी बात सुन करके ले लिया और मुझे बीच मझधार में ला करके छोड़ा। हाउ मीन! ऐसे लोग भी होते हैं जिंदगी में, लेकिन भगवान ने उससे अच्छा बदला लिया उसकी कारगुजारियों का। सीमा विद्रूपता से हंसते हुए बोली। आपका उससे आगे भी वास्ता पड़ा जिंदगी में? निर्मला ने आश्चर्य से पूछा। वही तो, देखो भगवान का न्याय। वो मुझे मिला, बहुत डेस्परेट था।
और मुझसे मिल करके उसकी रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। सीमा बोली, ऐसा भी क्या हुआ, प्लीज बताएं निर्मला अधीरता से कहने लगी। एक मेरी एक दोस्त श्वेता थी जो डॉक्टर बन गई थी। मेरा तो करियर तभी फिनिश हो गया था जब निखिल ने मुझे धोखा दिया था। मैं डिप्रेशन का शिकार हो गई थी और पढ़ाई ब्रेक करनी पड़ी थी मुझे। उस दौरान पर हमारे बैच की एक लड़की श्वेता डॉक्टर बन गई थी, उससे मेरा मिलना जुलना बना रहा। एक बार मैं उसके क्लिनिक पर थी जब एक लेडी पेशेंट उसके पास आई जो मां नहीं बन सकती थी। वो बहुत समय से परेशान चल रही थी, शायद उसका नाम राशि था। जब श्वेता ने उसे उसके पति को संग लाने को बोला तो वो परेशान हो गई, क्योंकि उसके अनुसार उसका हस्बैंड इस बात के लिए तैयार ही नहीं होता था। पता नहीं, मुझे उसके केस में इंटरेस्ट आने लगा था। श्वेता ने बताया कि उसके हस्बैंड को बहुत जिद करके मजबूर किया गया था कि वो अपनी रिपोर्ट भी करवाए, और वही हुआ जिसका डर था। कमी उसी में निकली। उसके स्पर्म काउंट इतने सक्षम नहीं थे कि उसकी पत्नी राशि मां बन सकती। वो बिल्कुल ठीक थी, उसकी सारी रिपोर्ट्स एकदम क्लियर थी। अरे ऐसा कैसे, निर्मला आश्चर्य में थी। जिंदगी भी बहुत अजीब खेल दिखाती है। कहते हैं ना, आपके हर कर्म का हिसाब यहीं पर होना होता है। भले ही आप भूल जाएं, पर विधाता के रजिस्टर में वो जरूर लिखा जाता है। आप सीधा सीधा बताएं सीमा जी, मेरा एक्साइटमेंट से बुरा हाल है। कहीं ये युगल निखिल दंपत्ति ही तो नहीं था? खूब पहचाना तुमने, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारे दिमाग की। सीमा हंसी। लेकिन तुम्हें जान करके आश्चर्य होगा कि वो निखिल जो मुझसे ये सुन करके कि मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली हूँ, साफ साफ मुकर गया था। उस समय उसी बात का हवाला दे करके खुद को बहला रहा था कि वो बाप बन सकता था, और कमी उसकी पत्नी राशि में ही है। ओह, निर्मला के मुंह से निकला। फिर बात कैसे उलझी, फिर बात कैसे सुलझी? होना क्या था, वो रात दिन अपनी पत्नी को ताने मारता, हजारों नाम धरता, और वो बेचारी चुपचाप उसके ताने सुनती रहती, परेशान रहती कि शायद उसी में कोई कमी होगी जो वो मां नहीं बन पा रही थी। एक बार श्वेता ने राशि की सारी रिपोर्ट्स उसे दिखाई और साथ ही बताया कि मेडिकल साइंस के हिसाब से राशि में कोई कमी नहीं है और वो मां बन सकती है। अगर वो अनुमति दे तो आर्टिफिशियल तरीके से वो राशि को मां भी बनवा सकती है। इस बात से उत्तेजित होकर के निखिल अपने टेस्ट करवाने को तैयार हो गया, और फिर वो बहुत शॉक्ड हो गया। इसी बीच एक दिन वो क्लिनिक में उससे टकरा गया था। मुझे भी उसने हजार बातें सुना डाली। पिछली बातों का कोई भी अच्छा अनुभव उसकी स्मृतियों में नहीं था। शायद वो मुझे हर तरह से गलत और झूठा सिद्ध करना चाहता था। हमारी बातें उसकी पत्नी ने सुन ली गलती से, और उनका हरा भरा परिवार बर्बाद हो गया। राशि बिफर गई थी उस पर कि वो उसे इतने वर्षों से धोखा दे रहा था, और फिर मजबूरन उसे टेस्ट कराने पड़े, जिनसे ये सिद्ध हो गया कि कमी उसी में थी, और अब उसका कोई इलाज भी संभव नहीं था। निर्मला नतमस्तक थी भगवान के इस न्याय पर। इसका मतलब ये है सीमा जी, देर से ही सही इंसान को न्याय मिलता है इस दुनिया में। देख लो, मैं आपको वही बता रही हूँ। बड़ी 30 मार खा बनती थी, वो पहचानने तक से इनकार कर दिया था मुझे बीच मझधार में छोड़ करके खुद शादी रचाई थी साहब ने। और हुआ क्या, ना जिंदगी में बाप बन सका और ना अपनी पत्नी को ही रोक पाया। निर्मला कुछ सोच में डूब गई थी। काश कोई भी मजबूर स्त्री कभी इतनी मजबूर ना हो कि अपने स्वाभिमान से ही समझौता करना पड़े। सीमा थोड़ी देर संतुष्ट नजर आई, फिर वो भी उदास हो गई। हालांकि उसे इतना टूटा हुआ देख करके मुझे उस पर तरस ही आ रहा था। कितना दुर्भाग्यशाली था वो जिंदगी में। दो लोगों ने उसे टूट करके चाहा और वो एक का भी ना हो सका। निर्मला भी बिल्कुल चुप हो गई थी। सच ही कहा है किसी ने, अपनी ज्यादा चालाकियों के चक्कर में हम जो हाथ में होता है वो भी गंवा देते हैं। कुछ और मिलने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अगर निखिल ने हिम्मत दिखाई होती तो वो अपने पिता के सम्मुख आपका केस रख सकता था। आप दोनों ही डॉक्टर बनना चाहते थे, बन भी जाते, पर उसने अपने पेरेंट्स की आड़ में आपके साथ धोखा किया, जिसका परिणाम उसे इस तरह भुगतना पड़ा। निर्मला बोली, अच्छा
ये तो बताइए निखिल डॉक्टर क्यों नहीं बन सका? आपको कुछ पता है इस बारे में? यहाँ भी उसका दुर्भाग्य उससे 2 हाथ आगे चल रहा था। सीमा गहरी सांस भरते हुए बोली। वो कैसे? निर्मला ने उत्सुकता से पूछा। श्वेता बताती है वो अच्छा था पढ़ाई में, पर लगातार 2 बार एग्जाम्स के समय उसकी तबीयत इतनी खराब हुई कि वो परीक्षा नहीं दे सका। एक बार हाई फीवर और दूसरी बार सीधे हाथ में फ्रैक्चर। ओ माय गॉड, ये बाई चांस था, निर्मला बुदबुदाई। बिल्कुल बाई चांस नहीं, बल्कि भगवान का क्रोध था कि अगर तुम किसी निर्दोष को सताओगे तो बख्शे तुम भी नहीं जाओगे। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 2 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।